हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के साथ हम समाकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के 7 चैप्टर आप लोगों के समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन के थे, जो ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। 1 बाय 1 करके सारे कंसेप्ट, हर प्रकार के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसको हमने एक सेक्शन के अंदर भी चैनल पे रख दिया है। अगर आप लोगों ने किसी भी चैप्टर के लेक्चर को नहीं देखा है या आप चैनल पे नए हो तो जा करके आप प्लेलिस्ट में चेक करिए और चैप्टर नंबर 7 तक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम जो समाकलन के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपके सिलेबस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स कि आपको समाकलन और अवकलन करना आता हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आता होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यहाँ पर हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं अर्थात चैप्टर की न्यू रखते हैं। सो लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समाकलन के अनुप्रयोग का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 8 है, उसका नाम है वक्रों के चापों की लंबाइयाँ, लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ द कर्व्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका यूज़ हम ज़रूर करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला यूज़ हम लोग ये सीखने वाले हैं। वक्र क्या होता है, कर्व क्या होता है समझाऊंगा, साथ ही साथ क्या है इस चैप्टर की मीनिंग। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है, छोटी सी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दूंगा, 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो MCQ टाइप में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करूंगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले कुछ यहाँ पर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। एक वर्ड हो रहा है बच्चों वक्र, जिसको हम इंग्लिश में कर्व कहते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है चाप, है ना, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स आर्क कहते हैं। इसका मतलब समझा देते हैं क्या होता है। वक्र का मतलब क्या है, जैसे बच्चों y=fx हमारा कोई फंक्शन है। सर एग्जाम्पल दीजिए, चलो एग्जाम्पल ले लो। जैसे बच्चों हम मान लो y=sin x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? sin x। तो सबको पता है कि sin x का ग्राफ डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ इसका बना हुआ है, इसी ग्राफ को ही वक्र बच्चों क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। ऐसे जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी फलन होते हैं, उन सभी फलनों का कुछ न कुछ आलेख बनता है। उसी आलेख की को ही उनका कर्व कहा जाता है, उनका वक्र कहा जाता है। क्लियर हो गई बच्चों? अब बात करते हैं चाप की। कोई भी जो वक्र, जैसे ये वक्र बना हुआ है, इस वक्र का कोई एक छोटा सा टुकड़ा, कोई एक छोटा सा पार्ट जो होगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? आर्क कहलाता है। ओके ना, क्लियर हो गई बातें? तो इस चैप्टर में हमें किसी वक्र का इक्वेशन दिया गया होगा, उस वक्र के किसी चाप की, किसी चाप मतलब वह जो वक्र ड्रा किया जाएगा, वो जो कर्व ड्रा किया जाएगा, तो उस कर्व का एक छोटा टुकड़ा, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक उस टुकड़े की लेंथ निकालनी है वो दिया रहेगा, उसे हमें निकालना होगा, या उस संपूर्ण वक्र की लेंथ भी हमें फाइंड करने के लिए इस चैप्टर में बोला जाएगा। अब जैसे बच्चों ये साइन ग्राफ है ना, ये साइन फंक्शन है, तो इसका ग्राफ तो ऐसे इनफाइनाइट है, तो इसकी टोटल लेंथ बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे हम सर्कल की बात करें तो सर्कल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक कर्व है, ये भी एक वक्र है, ठीक है। तो ये जो वक्र है इसकी टोटल लेंथ अगर निकालने के लिए हमें बोलेगा, इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना होगा? पेरीमीटर निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है बच्चों? परिमाप, जिसको हम लोग सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें दिए गए वक्र के किसी एक चाप की, मीन्स किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक की लेंथ को फाइंड करना सीखना है, या उस वक्र की टोटल लेंथ को फाइंड करना इस लेक्चर में हम लोगों को सिखाया जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, किसका यूज़ करते हुए डियर स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए। आइए समझते हैं और समझाते हैं। समझने का पूरा प्रयास करिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। जो भी आपको यहाँ पर फार्मूले बताए जाएंगे, जो भी आपको यहाँ पर हम कंसेप्ट सिखाएंगे, उसको आप लोग सीखते चलिएगा, ठीक है।
पहला है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा कि एक दिए गए पॉइंट, ठीक है, देखो बताते हैं। पहला यहाँ पर जो होगा बच्चों वक्र, देखो पहला टाइप जो होगा वो कह सकते हैं वक्र y बराबर एफ एक्स, ठीक है। y बराबर एफ एक्स हमारा एक वक्र है के बिंदुओं, 2 पॉइंट ले लीजिए, के बिंदुओं x बराबर a तथा x बराबर b के बीच के चाप की लंबाई या के बीच की दूरी कह सकते हैं, के बीच की दूरी, ठीक। यह है पहला। हमारे पास एक वक्र दिया है, एक कर्व दिया है। वो कर्व कौन है बच्चों? y इक्वल टू एफ एक्स है। उस कर्व के एक चाप की, एक आर्क की लेंथ निकालनी है, जो आर्क हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में बिलोंग करता है। तो उस लंबाई को निकालने का फार्मूला समझिएगा। वो जो लंबाई होगी डियर स्टूडेंट्स, वो लंबाई की वैल्यू होगी लिमिट ए टू बी, डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। और यहाँ होगा बच्चों 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। समझने का प्रयास करो। ये होगा इस चाप की लंबाई को ज्ञात करने का फार्मूला। समझिए ध्यान से क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, केवल कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। लंबाई इक्वल टू लिमिट ए से बी लगेगी। अगर ए बिंदु से बी बिंदु तो घिरा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के स्क्वायर करेंगे 1 प्लस रूट के अंदर, फिर इसको इंटीग्रेट करके मतलब निश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें उस चाप की लंबाई मिल जाएगी। सर इसका मतलब क्या है, समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा कोई वक्र है, ऐसा ये वक्र कौन है? y इक्वल टू एफ एक्स है। समझने का प्रयास करो। ये y इक्वल टू डिस्टेंस कौन है? एफ एक्स है। यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए है, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो ये आर्क बन रहा है ए बी, ये हमें बच्चों क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसी को फाइंड करने का फार्मूला होगा कि आर्क ए बी इज इक्वल टू लिमिट ए से बी लगेगी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और डी एक्स यहाँ होगा, इसी ए बी की लेंथ यहाँ पर निकलेगी। इस फिगर के माध्यम से थोड़ा आपको और भी ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स स्पष्ट हो गया होगा, तो इसके नीचे इस फिगर को बना करके भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा और उसको ध्यान रखिएगा। ओके, ऑल डाउट्स आर क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? चलिए अब आइए हम लोग इसी के बिहाफ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसकी हेल्प से ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। एक वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, और कह रहा है कि x बराबर 0 तथा x बराबर 5 के बीच की दूरी डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? फाइंड करना है। बात समझने का प्रयास करिए, आराम रिलैक्स मूड में बैठिए, कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ बैठिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, पूरा समझ में आ जाएगा। बस खाली आप लोग ऐसे ध्यान से लेक्चर को समझते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। लेट के नहीं देखेंगे आप, लेट के लेक्चर को नहीं देखेंगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, जो मैं बताऊंगा उसको नोट करेंगे, उसको समझेंगे प्रॉपर तरीके से। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको फिर से आगे पीछे करके देखेंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लो हम जो आपको समझाएं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लेंथ निकालना चाहते हैं, लेंथ मीन्स लंबाई निकालना चाहते हैं, तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक लगेगी? 0 से 5 तक। अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा का होल स्क्वायर होगा, और बच्चों क्या होगा? डी एक्स होगा। कहने का मतलब हमें पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहिए। आइए करते हैं, देखिएगा। तो y इक्वल टू बच्चों कितना दिया है? x की पावर 3/2। डी वाई बाई डी एक्स जब निकालोगे तो इतना समझदार हो गए हो, 3/2 सामने आएगा, और x की पावर 1 जब घटेगा बच्चों तो 1/2 बचेगा। 3/2 माइनस 1 तो 1/2 हो जाएगा, सही है। अब अगर हम मान लो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 9/4 आएगा, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? x हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ गए। अब देखो, अब जो r की लेंथ है, लेंथ निकाल रहे हैं, लिमिट 0 से 5 लगाएंगे,
√1 + 9x/4 लिखेंगे और बच्चों क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अब देखो लिमिट 0 से 5 लगी है, एलसीएम लोगे तो √4 प्लस बच्चों कितना आएगा 9x आएगा, dx आएगा और ये 4 का 1/2 बाहर कर लेते हैं। समझ में आ रही है बातें। अब हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, इसे इंटीग्रेट करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, इसे इंटीग्रेट करना होगा। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तब जाकर के हमें इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये देखिए डायरेक्ट देखिएगा, ये हो जा रहा है बच्चों 1/2, लिमिट लगी है 0 से 5। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो ध्यान रखो डायरेक्ट अगर कहो तो हम कर देते हैं। यही बच्चों 1/9 सामने आएगा, 1/9 क्या आएगा, सामने आएगा और इसको हम लोग t मानेंगे। तो ये जो हमारा ध्यान दो 4 + 9x है, इसकी पावर बच्चों 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/27 और ये आपका हो जाएगा 4 + 9x, इसकी पावर ऐसे मतलब लिमिट लग जाएगी बच्चों कितना, 0 से 5। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 9x की पावर 3/2, इसका हमने इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया है और मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको बच्चों समझ पा रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन हमने कैसे किया है। इसको t मान के किया जाएगा ना प्रतिस्थापन द्वारा, जो हम लोग डायरेक्ट कर दिया। अब क्या करोगे, ला करके वैल्यू पुट कर दोगे, 1/27 बाहर रखने दो, पहले 5 रखो, ला करके 5 रखोगे तो 9 × 5 = 45 और 45 × 4 = 49, 49 की पावर 3/2 होगा, माइनस 0 रख दोगे यहाँ पे तो 4 की पावर बच्चों कितना होगा 3/2 होगा। सॉल्व करिएगा 1/27, देखो ये 7 की घात 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 की घात 3 बचेगा, 7 की पावर 3 और माइनस में यहाँ बच्चों कितना बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि इसको 2 की पावर 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब 7 की घात 3 का मान आप लोग निकाल लीजिए, 7 की घात 3 का मान आप निकाल सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 335 आएगा टोटल इसको घटाने पर और 270, क्योंकि 343 होता है इसकी वैल्यू, शायद 343 होगी, देख लीजिए। 1/27 ये 343 और माइनस में 8 आप इसमें माइनस कर दोगे तो 335 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों 335/27 ये लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये फार्मूला क्या है, इस फार्मूले का ग्राफिकल मेथड मतलब मीनिंग क्या है, साथ ही साथ इसका यूज़ करके किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था, यहाँ पर हमारा फंक्शन x का था, फंक्शन हमारा y का भी हो सकता है और प्राचलिक फंक्शन भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो उन सभी केस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड, उनको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो 2 फार्मूले और होते हैं, उन फार्मूलों को भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से डिटेल में, तब आप लोग किसी प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फटाफट से इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। ये पहला टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, वक्र y = fx। ठीक है, वक्र y = fx के बिंदुओं x = a तथा y = b के बीच की दूरी, ये पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वक्र x = fy, मतलब क्या है पूरा समझाऊंगा, समझिएगा क्या मतलब है इसका और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा है बच्चों वक्र, पहला वाला हमने सिखाया आपको, अपने सीखा होगा वक्र या वक्रों लिख लीजिए या वक्र ही लिखिए तो ज़्यादा सही होगा। x = fy, ठीक है, के बिंदुओं y = a तथा y = b के बीच की दूरी। वक्र x = fy के बिंदुओं y = a और y = b के बीच की दूरी। ये वहाँ पर क्या था बच्चों कि हमारा जो फंक्शन था वो x का था, यहाँ पर जो फंक्शन है वो y का है। समझाता हूँ, ग्राफ बना करके भी दिखाऊंगा।
यहाँ पर जो लंबाई निकालने का फार्मूला होगा बच्चों उसको समझिएगा। लिमिट a से b लगेगी, बुक में c से d लगी है, कोई मतलब उसका नहीं है, उसको आप किसी से भी नोटेट कर सकते हैं। √1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर और यहाँ बच्चों dy हो जाएगा। क्या रीज़न है इसके पीछे, ये इस तरीके से फार्मूला लिखने का मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो, वो डिफरेंशिएशन हो व इंटीग्रेशन हो, वो किसी के सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष होता है? वेरिएबल के, चर के सापेक्ष होता है। और वो चर कौन सा होता है हमने आपको सिखाया है? इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे अगर कोई फंक्शन यक्स का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन यक्स के सापेक्ष होगा, उसका इंटीग्रेशन भी किसके सापेक्ष होगा? यक्स के सापेक्ष होगा। कोई फंक्शन थीटा है, थीटा का फंक्शन है तो थीटा के सापेक्ष उसका समाकलन होगा और अवकलन भी होगा। वाई का फंक्शन है तो वाई के सापेक्ष ही उसका समाकलन या अवकलन होगा। टी का फलन है तो टी के सापेक्ष उसका अवकलन या समाकलन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा x = fy लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? y का है। इसलिए देखो डिफरेंशिएशन भी y के सापेक्ष हुआ है और इंटीग्रेशन भी y के सापेक्ष हुआ है। बाकी फार्मूला आपको सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा होगा। अब आप कहोगे थोड़ा सा सर ग्राफ के माध्यम से भी इसको दिखा दीजिए। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारा जो वक्र होगा वो इधर बनेगा। तो ये दो लिमिट यहाँ से इसकी लगेगी। जैसे ये हो गया x बराबर, सॉरी यहाँ x नहीं होगा बच्चों, y होगा। ये y बराबर a हो गया और ये बच्चों y बराबर b हो गया। ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। तो इस आर्क AB की लेंथ निकालने का फार्मूला है लिमिट a to b √1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या लगा दो? dy लगा दो। एग्जाम्पल अभी हम लोग एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अभी आपको इस फार्मूले को, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। समझ में भी आपको आ रहा होगा, कोई खास दिक्कत आपको नहीं होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दो तरीके से आया, दो तरीके से आप लोगों ने सीखा। एक जब x का फलन हो, एक जब y का फलन हो। एक कंडीशन और बनती है बच्चों, जब x और y किसी तीसरे के फलन होते हैं ना, उसको प्राचलिक फलन, उसको हम लोग बच्चों पैरामेट्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। उस केस में हम लोग कैसे लेंथ को निकालेंगे? एक बात और याद रखिएगा, बुक में लेंथ के लिए s लिखा गया होगा, तो जो लेंथ होती है उसको बच्चों ऐसे इस कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं उसको। एक और है, तीसरा भी यहीं देख लीजिए बच्चों, वक्रों जैसे हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों x बराबर ft तथा y बराबर फाई t के बिंदुओं ध्यान देना, t बराबर a तथा t बराबर b के बीच की दूरी। यहाँ पर हमारा जो x और y है वो किसी तीसरी राशि का बच्चों क्या है? फलन है, जिसको हम लोग प्राचलिक फलन के नाम से, पैरामेट्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस सिचुएशन में जो लेंथ होगी किसकी? आर्क की, उस चाप की जो लंबाई होगी, उस चाप की लंबाई को कैसे ज्ञात किया जाएगा देख लीजिए। चाप की जो लंबाई होगी बच्चों, उस लंबाई को निकालने का फार्मूला होगा लिमिट a to b √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर और यहाँ बच्चों फाइनली dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। मतलब समझो क्या मतलब है इसका। भाई जो हमारा x है वो किसका फलन है? t का। तो x का किसके सापेक्ष अवकलन होगा? t के। y किसका फलन है? t का। तो y का किसके सापेक्ष अवकलन होगा? t के। क्लियर है बातें? और इसकी वैल्यू यहाँ पर ला करके जब हम रख करके इसको डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला तो उसी तरीके से है जैसे अभी हमने करके दिखाया है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये कंसेप्ट, ये टॉपिक आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नया चैप्टर है, नई शुरुआत है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता, उस सिचुएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सही से आता है तो कोई समस्या नहीं होगी, ये 100% से हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं और एक ये प्राचलिक वाला एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर हम लोग डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, लेक्चर में बने रहिएगा, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, और आपके पास समय भी बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, पूरे केवल और केवल मान के चलिए कि 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। चलो भाई कोई एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का ही एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। आइए बुक का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों लिखा है x = t²/2, x = t²/2, ये एक हमारा वक्र है, और y = बच्चों लिखा हुआ है 1/9, और उसके बाद लिखा है यहाँ पे 6t + 9, ठीक है, होल टू दी पावर 3/2 लिखा हुआ है। और पॉइंट जो दिया हुआ है, पॉइंट्स जो दिए हैं, बिंदु जो दिए हैं, वो t = 0 से t = हमें फिर क्या दिया है 4 के बीच की दूरी डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें dx/dt और dy/dt यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो आइए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। dx/dt निकालिए, तो बच्चों यहाँ 1/2 बाहर होगा, dy/dt आप, ठीक है, dy/dt आप t² होगा। ठीक है, तो dx/dt यहाँ से आप जब निकालोगे तो आपको यहाँ से 2t/2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dx/dt की जो वैल्यू होगी बच्चों को कितनी मिल जाएगी, t मिल जाएगी। सही है, यहाँ से अगर आप चाहें तो dx/dt का होल स्क्वायर भी तुरंत निकाल सकते हैं, जो कि आपको t² मिलेगा। ऑल राइट, नाउ आप देखिए y को भी ले लीजिए, y = 1/9 और 6t + 9 होल टू दी पावर 3/2, इसका डिफ्रेंसिएशन करो dy/dt। पहले ये सामने आएगा 1/9 × 3/2 होगा, और यहाँ पर बच्चों तब 6t, ठीक है, देखो ध्यान से, 6t + 9 होल टू दी पावर 1/2 बचेगा। लेकिन आपको पता है ये संयुक्त फलन है, तो 6t + 9 का डिफ्रेंसिएशन, भाई डिफ्रेंसिएशन तो आपको आना चाहिए, फिर से करना पड़ेगा, सॉल्व कर डालिए। dy/dt की जो वैल्यू होगी बच्चों, तो यहाँ 3 तरीका ना हुआ, पहली चीज़ तो 1/6 ये बचा, सही है, और उसके बाद इसका करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये 6 सामने यहाँ आ गया, और यह जो वैल्यू है बच्चों ये 6t + 9 फाइनली आपको रूट में लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको dy/dt मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से dy/dt का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो आपको 6t + 9 बच्चों यहाँ से मिल जाएगा। सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, आर्क जो है, जो चाप है, उसकी लंबाई को डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो आइए चाप की लंबाई को हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं अपना फार्मूला लगा करके, या जो लेंथ है वो। अब s = ठीक है, s = फार्मूला लगेगा बच्चों, लिमिट 0 से 4 √dx/dt का होल स्क्वायर, है ना, प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे dt हो जाएगा, आराम से समझिए मस्त तरीके से। तो s = कितना हो गया, 0 to 4 हो गया, √dx/dt की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितना पाए हो आप, dx/dt की वैल्यू t पाए थे, तो यहाँ t² हो जाएगा, t² और प्लस 6t और प्लस 9 और dt। ठीक है, अब देखो मज़ेदार बात, ये 0 से 4, इसको ध्यान दो बच्चों, तो ये t + 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान दो सभी लोग, इसको एक्सपेंड करोगे तो यही मिलेगा। फ़ायदा देखो क्या हुआ, 0 से 4 और ये t + 3 जो है बच्चों बाहर आ गया और dt हो गया। अब देखो लिमिट करे रहोगे, यहाँ t²/2 आएगा इसका समाकलन, और इसका बच्चों कितना आएगा, 3t आएगा, और लिमिट 0 से 4 आपकी यहाँ पर लग जाएगी। ओके ना, अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो s = अपर लिमिट 4 × 16/2 मतलब 8, और धन यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, ध्यान दो, इसको सॉल्व करो, तो 4 3 कितना हो गया 12, माइनस लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी, तो s = 20 यूनिट, 20 मात्रक आप कह सकते हैं। यही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, ज़्यादा आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, और इस चैप्टर की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है,
टेलीग्राम पर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ, इस चैप्टर क्या मैंने हर एक चैप्टर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेजी है और वो कहीं पर भी डिलीट नहीं करी गई है। अगर आप बाद में भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो हमारी सारी पीडीएफ वगैरह आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पर बनी रहती है, वहाँ पर वो डिलीट नहीं होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने आपका अपना टेलीग्राम चैनल जो कि डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन के नाम से है नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेट होती है या हमें कोई नोट्स प्रोवाइड कराना हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन देनी हुई तो मैं वहाँ पर जल्द से जल्द आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होकर के आपको वहाँ पर बता पाता हूँ। कैसे ज्वाइन करना है, कई सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर लिंक दे दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक समय के बाद टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आपके चैनल पे लगभग 8,500 स्टूडेंट्स लगभग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वहाँ पर, तो उसका लिंक शेयर नहीं हो पाता है कभी कभी, इसलिए आपको खुद से ज्वाइन करना होगा। आप टेलीग्राम ऐप पहले इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें सर्च करिएगा जा करके आईडी बना के डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, है ना, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पूरा लिख के जब सर्च करेंगे तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसको सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है या सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये सब कुछ फ्री है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का चार्ज वगैरह नहीं है। आपको सब कुछ यहाँ पर जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ और कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत एक नए सिरे से करी है। आपको ये लेक्चर कितना समझ में आया, क्या जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो 100% समझ में आया या कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।